गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है। ये इतना इम्पोर्टेंट टेंस है कि जो भी आप अपनी बुक में स्टोरीज पढ़ते हैं, जो बचपन से आप कहानियाँ पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो थ्रस्टी क्रो की बात हो, हेयर एंड टॉर्टोइस की बात हो, उन सभी अगर चैप्टर्स को, उन सभी अगर स्टोरीज को आप पढ़े तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट का ही आपको यूज़ मिलेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर वाइज, स्टेप वाइज बहुत सारी चीज़ों को सीखना है। जैसा कि हर एक टेंस को मैं सिखाता चला रहा हूँ, उसी तरीके से सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर हम आइडेंटिफिकेशन समझ गए, अगर हम इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन समझ गए तो हम लगभग बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप ही इसमें सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम आइडेंटिफिकेशन में अगर हम मिसगाइडेड हो गए, अगर हम आइडेंटिफिकेशन को समझ नहीं पाए, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आप दिए गए सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, आप गलतियाँ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं। भाई आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन वो जरिया होता है जिसके जरिए हम ये समझ सके कि दिया गया सेंटेंस जो है आखिरकार वो किस टेंस से रिलेटेड है। तो देखिए, हिंदी में जिस भी वाक्य के अंत में, ये आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ता था ती थी ते थे या ये आ ई ए आए। ठीक है, जब भी ता था ती थी ते थे या ये आ ई ए आए तो वैसे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के ही टेंस होते हैं, ये कोई और टेंस नहीं हो सकता। ठीक है ना। इसके अलावा आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी सेंटेंस के जरिए हमें किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया जाए, ऐतिहासिक घटनाएं कौन सी घटनाएं होती हैं? ऐतिहासिक घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जो बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस घटनाएं रही हैं। इसके अलावा किसी भी बीती हुई घटना को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चाहे हमने हेयर टोटोइस की कहानी पढ़ी है या थ्रस्टी क्रो की कहानी पढ़ी, वो बीती हुई घटनाओं पर बेस्ड है, इसलिए वहाँ पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करा गया। इसके अलावा किसी भी पुरानी आदतों को अगर हमें बताना हो तो भी हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन के तौर पे जिस भी सेंटेंस के आखिर में ता था ती थी ते थे या ये आ ई ए आए वो, या फिर वो किसी भी ऐतिहासिक घटना को बताने वाला सेंटेंस हो, या बीती हुई घटना को बताने वाला हो, या किसी पुरानी आदत को बताने वाला हो, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट ही हो जाएंगे। तो अब जब हम आइडेंटिफिकेशन समझ चुके हैं तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं कि ये आखिर कैसे सेंटेंस हमें मिलने हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर दिया गया है, तुम रोज़ सुबह अंग्रेजी का अखबार खरीदते थे। अब यहाँ पे आखिर में देखिए, यहाँ पे ते थे आ रहा है और ये रहा हमारा ते थे। और मैंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन तौर पर अगर ते थे आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। और जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने करना क्या है, हमने अगले स्टेप के तौर पे हमने रूल को अप्लाई करना है। और यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दो रूल्स हैं, ये पॉजिटिव रूल है और ये नेगेटिव रूल है। क्योंकि दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी कि ये सकारात्मक वाक्य है जिसमें नहीं वाले वाक्य तो नहीं रहेंगे, तो हमने पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके पॉजिटिव रूल को अप्लाई करना है। रूल बड़ा ही आसान है, जैसा कि हम अभी तक करते चले आए। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में काम को करने वाला होता है। जैसे इस सेंटेंस में काम को करने वाला तुम है, और तुम की इंग्लिश क्या हो जाती है? तुम की इंग्लिश हो जाती है यू। ठीक है ना। दूसरे में हमने क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि जो भी वर्ब, जो भी काम है, उसका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें लिखना होता है। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो है खरीदना। खरीदने का इंग्लिश वैसे तो बाय होता है, लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव रूल में हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? बाय की सेकंड फॉर्म हो जाती है बॉट। ठीक है ना। इसके बाद हमने तीसरे में ऑब्जेक्ट को देखना है। और ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को पूछना होता है क्या, किसे, किसको। आपने जो भी वहाँ वर्ब है उसके साथ क्या, किसे, किसको जोड़ना है। जैसे कि यहाँ लिखा है तुम रोज सुबह अंग्रेजी का अखबार खरीदते थे, तो आपने पूछना है तुम रोज सुबह क्या खरीदते थे। तो जवाब में हमें क्या मिल गया? अंग्रेजी का अखबार। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ तक बना आंसर, यू बॉट इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या रह गया? रिमेनिंग। अब रिमेनिंग जो रह जाता है, तो रिमेनिंग के बारे में तो मैं आप लोग बता चुका हूँ। रिमेनिंग यानी कि जो कुछ भी उसके बाद बचा रह जाता है उसको हम कहते हैं रिमेनिंग। ठीक है ना। तो रिमेनिंग जो कुछ भी रह रहा है आप उसको देखें। तो यहाँ पे रिमेनिंग में क्या रह रहा है, आप एक बार सेंटेंस को फिर से पढ़ के देखिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रोज़ सुबह। और रोज़ सुबह की इंग्लिश क्या होती है आप लोगों को मालूम होगी। रोज़ सुबह की इंग्लिश होती है एवरी मॉर्निंग। तो इस तरह से इसका आंसर क्या बना,
तो आप यहाँ नीचे स्क्रीन में आपने देखे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका आंसर लिख रखा है और आंसर बनेगा यू बॉट इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सीखा कि किस तरीके से हम दिए गए सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं। और ये नेगेटिव रूल है। नेगेटिव रूल के लिए आपको बता दूं, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको फर्स्ट फॉर्म में बना देना है। मान लीजिए यही सेंटेंस हो जाता, तुम रोज़ सुबह अंग्रेजी का अखबार खरीदते थे, अगर यही हो जाता तुम रोज़ सुबह अंग्रेजी का अखबार नहीं खरीदते थे, तो आपका क्या बन जाएगा आंसर। यहाँ आपको बॉट की जगह लिखना होता, आपको बॉट की जगह यहाँ पे लिखना होता डिड नॉट बाय। ठीक है, डिड नॉट बाय, क्योंकि बॉट सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बाय, तो आंसर बन जाता यू डिड नॉट बाय इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज इस क्लास के जरिए सीखा कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए, यहाँ कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं आप लोगों को, तो उन एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करिए और सीखिए कि इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में। ओके, ठीक, बेस्ट ऑफ लक।